क्या ये अजीब नहीं है कि दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग जिनके पास प्राइवेट जेट्स हैं, असीमित पैसा है और दुनिया की हर सुख सुविधा है, वो अक्सर एक आम नौकरी पेशा इंसान से ज्यादा डिप्रेशन और तनाव का शिकार होते हैं? हाँ, मतलब अगर समाज की नज़र से देखें तो उन्हें दुनिया के सबसे खुशहाल लोग होना चाहिए, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। बिल्कुल। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। हम द करेंसी ऑफ कंटेंटमेंट नामक एक बेहद प्रभावशाली ऑडियो बुक स्क्रिप्ट के अंशों का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। और ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, क्योंकि हमारा मिशन ये समझना है कि पैसे और खुशी के बीच का असली विज्ञान है क्या। क्या पैसा सच में मन की शांति खरीद सकता है, या मतलब ये केवल एक भ्रम है? इस विषय की जड़ें मानव मनोविज्ञान में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। ये सिर्फ एक दार्शनिक सवाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा बायोलॉजिकल तंत्र काम करता है। सही बात है। जब हम स्रोतों के आधार पर दुनिया के सबसे सफल लोगों के जीवन का विश्लेषण करते हैं, तो ये बात सामने आती है कि एक निश्चित स्तर के बाद बैंक बैलेंस और मानसिक शांति के बीच का सीधा कनेक्शन टूटने लगता है। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद जो एक भावनात्मक खालीपन महसूस होता है, हाँ, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी खुशी की परिभाषा में ही कहीं कोई बुनियादी खोट है। एग्जैक्टली। मैं सोच रही थी, अगर हम इस समस्या की शुरुआत को देखें तो इसकी जड़ें उस कंडीशनिंग में मिलती हैं जो बचपन से ही समाज हमारे दिमाग में गहराई से बैठा देता है। बिल्कुल, वो स्कूल के दिनों वाला फॉर्मूला। हाँ, वही। स्कूल के दिनों से ही एक सीधा सा फॉर्मूला रटाया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि एक बेहतरीन जॉब मिले और फिर बहुत सारा पैसा कमाओ, क्योंकि यही पैसा जीवन को सफल बनाएगा। और ये फॉर्मूला इतना हावी हो जाता है कि लोग इसे ही जीवन का अंतिम सत्य मान लेते हैं और अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि भविष्य की उस काल्पनिक खुशी को हासिल किया जा सके। हाँ, लेकिन इस कंडीशनिंग के पीछे का कारण भी समझना जरूरी है। समाज ये फॉर्मूला इसलिए थोपता है क्योंकि ये एक प्रकार की व्यवस्था या कह लें कि उत्पादकता को बनाए रखता है। मेक सेंस। और द करेंसी ऑफ कंटेनमेंट इस बात पर भी जोर देता है कि हम इस फॉर्मूले को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। इसके पीछे का यथार्थ यह है कि गरीबी या वित्तीय अस्थिरता इंसान के नर्वस सिस्टम के लिए एक भयंकर ट्रॉमा की तरह काम करती है। ट्रॉमा मतलब एक मानसिक आघात की तरह? हाँ, बिल्कुल। जब किसी इंसान को ये नहीं पता होता कि अगले महीने का किराया कहाँ से आएगा या मेडिकल इमरजेंसी में क्या होगा, तो उसका दिमाग लगातार एक सर्वाइवल मोड में रहता है। ओह, इसका मतलब है कि लगातार तनाव के हार्मोन शरीर में दौड़ते रहते हैं ना? एग्जैक्टली। ऐसे हालात में शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का स्तर हमेशा बढ़ा रहता है। अगर बुनियादी ज़रूरतें जैसे अच्छा भोजन, एक सुरक्षित छत या स्वास्थ्य पूरी नहीं हो रही हैं, तो मानसिक शांति की बात करना एक बेमानी सी चीज़ हो जाती है। सही बात है, खाली पेट दर्शन समझ नहीं आता। बिल्कुल। वित्तीय समस्याएं न केवल चिंता बढ़ाती हैं, बल्कि ये रिश्तों के टूटने का भी एक बहुत बड़ा कारण बनती हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि पैसा शायद सीधे तौर पर खुशी ना दे, लेकिन ये दुख, संघर्ष और असुरक्षा को जीवन से हटाने का सबसे प्रभावी साधन जरूर है। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे पैसे का विज्ञान बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह है। ऑक्सीजन? अच्छा, कैसे? चलिए इस बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं। जब तक कमरे में ऑक्सीजन नहीं है, इंसान तड़पता है, उसका दम घुटता है और उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक सांस लेने पे केंद्रित होता है। हाँ, उस वक्त तो दुनिया की कोई और चीज मायने नहीं रखती। बिल्कुल। लेकिन एक बार जब सांस लेने भर की ऑक्सीजन मिल जाए, जीवन सामान्य हो जाए, तो उसके बाद अगर उस कमरे में और ज्यादा ऑक्सीजन भर दी जाए, तो ऐसा नहीं है कि इंसान और ज्यादा स्वस्थ या खुश हो जाएगा। अरे वाह, ये उपमा तो द करेंसी ऑफ कंटेंटमेंट के मुख्य निष्कर्षों को बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखती है ना? एक सीमा के बाद अत्यधिक ऑक्सीजन भी कोई फायदा नहीं करती। एग्जैक्टली। और अर्थशास्त्र में इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ जोड़कर देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से निकलकर मध्यम वर्ग में आता है, तो उसकी खुशी में भारी उछाल आता है, क्योंकि पैसा उसकी व्यवहारिक समस्याओं को सुलझा रहा होता है। हाँ, लेकिन जब वही व्यक्ति मध्यम वर्ग से निकलकर अति अमीर वर्ग में जाता है, तो खुशी का वो ग्राफ एकदम सपाट हो जाता है। बुनियादी कंफर्ट मिलने के बाद अतिरिक्त पैसे का खुशी पर असर नगण्य हो जाता है। मतलब पैसा भूख मिटा सकता है, सुरक्षा दे सकता है, लेकिन ये इंसान के भीतर की मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि पैसा समस्याएं सुलझा सकता है, लेकिन ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल चुकी है
और बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, तो फिर लोग इस दौड़ में रुकते क्यों नहीं हैं? इंसान लगातार और अधिक की चाहत में क्यों फंसा रहता है? इसी को स्रोत द हैप्पीनेस ट्रैप कहता है और यहीं से मानव विकासवाद यानी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। अच्छा, वो क्या है? स्रोत में हेडोनिक अडेप्टेशन नामक एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का विस्तार से जिक्र है। अगर हम आदि मानव के समय में जाएं, तो उन्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। हाँ, और सोचिए, जो इंसान एक बार शिकार करने के बाद पूरी तरह संतुष्ट हो जाता, वो शायद अगले दिन शिकार करने नहीं जाता और फिर भुखमरी का शिकार हो जाता। बिल्कुल। इसलिए हमारे दिमाग का विकास ही कुछ इस तरह हुआ है कि हम किसी भी नई उपलब्धि या चीज से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा अगले खतरे या अगले इनाम की तलाश में रहता है। ओहो, तो ये जो नया फोन खरीदने का रोमांच है या नई गाड़ी लेने की खुशी है, ये सब बस एक बायोलॉजिकल ट्रिक है? तकनीकी रूप से हाँ, ये डोपामाइन का एक अस्थायी उछाल है। जब किसी को नई लग्जरी कार मिलती है तो शुरुआती कुछ दिनों तक दिमाग में डोपामाइन का स्तर बहुत ऊंचा रहता है। और फिर क्या होता है? कुछ ही हफ्तों में दिमाग उस नई चीज को एक सामान्य स्थिति या न्यू नॉर्मल मान लेता है। उस कार की चमक फीकी पड़ जाती है और फिर दिमाग एक नई, उससे भी बड़ी चीज की मांग करने लगता है। तो इसे ही हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है ना? इंसान एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, वो भाग तो बहुत तेज रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। बिल्कुल, खुशी हमेशा क्षितिज की तरह आगे खिसकती जाती है। और मुझे लगता है कि आज के डिजिटल युग में जब हर इंसान की जिंदगी एक स्क्रीन पर मौजूद है, तब तो ये ट्रेडमिल और भी तेज हो गई है। हाँ, सोशल मीडिया ने तो इस तुलना के खेल को एक खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। सही बात है। पहले लोग सिर्फ अपने पड़ोसियों से तुलना करते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन पलों से अपनी सामान्य जिंदगी की तुलना की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं है। हाँ, किसी और की शानदार छुट्टियां या महंगी घड़ियां देखकर एक अच्छी खासी जिंदगी जीने वाला इंसान भी खुद को असफल महसूस करने लगता है। बाहर से ये दिखावे की दुनिया बहुत चमकदार है, लेकिन अंदर ही अंदर ये सिर्फ असुरक्षा पैदा कर रही है। और इस डिजिटल दिखावे का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसने संतुष्टि की भावना को ही खत्म कर दिया है। जब सफलता का पैमाना इस बात पर तय होने लगे कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, तो इंसान अपनी खुशी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में सौंप देता है। यहाँ आकर ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगी। जी, बिल्कुल पूछिए। अगर संतुष्ट होना ही सबसे सही तरीका है, तो क्या जीवन में महत्वाकांक्षा का होना गलत है? मतलब, क्या और ज्यादा की चाह रखना ही हमारी तरक्की का कारण नहीं है? इसे ट्रैप या जाल क्यों कहा गया है? कहीं ये महत्वाकांक्षा को दबाने जैसा तो नहीं है? ये एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर है जिसे स्रोत स्पष्ट करता है। देखिए, महत्वाकांक्षा और तुलना की अंधी दौड़, ये दोनों बिल्कुल अलग मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं। अच्छा, कैसे? महत्वाकांक्षा वो है जो इंसान को अपने कौशल को निखारने, कोई नया आविष्कार करने या खुद को कल से बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। ये अंदर से आती है। मतलब एक आंतरिक प्रेरणा है। एग्जैक्टली। इसके विपरीत जाल तब बनता है जब किसी की महत्वाकांक्षा इस बात पर निर्भर हो जाती है कि दूसरे के पास क्या है। ओ, समझ गई। जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी को भविष्य की किसी शर्त पर बांध देता है कि जब मेरे पास वो बड़ी वाली गाड़ी होगी तभी मैं खुश होऊंगा, तो वो एक जाल में है। स्वस्थ महत्वाकांक्षा वर्तमान के प्रति कृतज्ञता के साथ भी रह सकती है, लेकिन दिखावे की दौड़ हमेशा वर्तमान को अपर्याप्त ही मानती है। ये स्पष्टीकरण बहुत सी गुत्थियों को सुलझा देता है। और जब ये दिखावे की दौड़ एक इंसान के पूरे जीवन पर हावी हो जाती है, तो इसका सीधा असर उसकी सेहत पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। स्रोत में अमीर लेकिन नाखुश लोगों के बारे में एक बहुत ही गहरा विरोधाभास बताया गया है। पैसे और सेहत की लड़ाई। सेहत और पैसे का ये विरोधाभास आधुनिक समाज की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि बैंक बैलेंस बढ़ने से जीवन की हर समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन विज्ञान कुछ और ही बताता है। हाँ, विज्ञान बताता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस या लगातार बना रहने वाला मानसिक दबाव शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। 14-14 घंटे कुर्सी पर बैठ के काम करना, नींद पूरी न करना, गलत खान पान, ये सब करते हुए लोग अपनी ऊर्जा को पैसे में तब्दील करते रहते हैं। ये तो वही बात हो गई कि कोई इंसान पहले अपनी पूरी सेहत खर्च करके पैसा कमाता है और फिर बुढ़ापे में वही सारा पैसा खर्च कर देता है ताकि किसी तरह अपनी खोई हुई सेहत को वापस पा सके।
एकदम सही कहा आपने। स्रोत में एक जगह जिक्र है कि पैसा दुनिया का सबसे महंगा बिस्तर तो खरीद सकता है, लेकिन वो दिमाग की शांति और सुकून की नींद नहीं खरीद सकता। वो दवा खरीद सकता है, लेकिन सेहत नहीं। यही कारण है कि द करेंसी ऑफ कंटेंटमेंट में रियल वेल्थ यानी असली दौलत के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। तो असली दौलत क्या है? जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका हो या गंभीर बीमारियों से घिरा हो, तो उसके लिए दुनिया की कोई भी लग्जरी कोई मायने नहीं रखते। असली दौलत केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है। एक स्वस्थ शरीर, बिना किसी दवा के अच्छी नींद आना और दिमाग का शांत रहना ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो पैसे की असली भूमिका क्या होनी चाहिए? पैसे की भूमिका सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि वो जीवन में आने वाले घर्षण या रुकावटों को कम करे। जब पैसे को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया जाता है, तो वो समाधान के बजाय खुद एक बड़ी समस्या बन जाता है। अगर पैसे का काम सिर्फ रुकावटों को दूर करना है और भौतिक चीजें हमें लंबे समय तक खुशी नहीं दे सकती, तो फिर सवाल ये उठता है कि विज्ञान और शोध के अनुसार सच्ची खुशी आखिर आती कहाँ से है? इसके लिए हमें संसाधनों के इस्तेमाल का एक नया तरीका समझना होगा। शोध बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि समय की कीमत पैसे से कहीं अधिक है। समय और पैसे की तुलना, ये तो हमेशा से एक डिबेट रही है। हाँ, आधुनिक समाज में लोग पैसा कमाने के लिए अपना सबसे कीमती संसाधन यानी अपना समय बलिदान कर देते हैं। लेकिन समय एक ऐसा संसाधन है जिसे वापस नहीं खरीदा जा सकता। जो लोग अपने समय की कीमत को पैसे से ऊपर रखते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य औसतन बहुत बेहतर होता है। और अगर हम इस बात पर गौर करें कि इंसान अपना पैसा कहाँ खर्च करता है, तो वहाँ भी एक बहुत दिलचस्प रिसर्च सामने आती है। स्रोत बताता है कि भौतिक चीजों के मुकाबले अनुभव, मेरा मतलब है एक्सपीरियंसेस, इंसान को ज्यादा खुश रखते हैं। बिल्कुल, इसके पीछे एक पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा है। भौतिक चीजें बहुत जल्दी पुरानी पड़ जाती हैं। नया गैजेट कुछ दिन में पुराना लगने लगता है। हाँ, वो हेडोनिक अडैप्टेशन जो आपने बताया था। एग्जैक्टली। लेकिन अनुभव, जैसे कि परिवार के साथ किसी नई जगह की यात्रा करना, दोस्तों के साथ कोई नया कौशल सीखना या एक साधारण फैमिली डिनर, ये मनुष्य के दिमाग पर एक गहरा और सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। स्रोत में शायद अनुभवों के कुछ चरण भी बताए गए हैं ना? हाँ, अनुभवों के 3 चरण होते हैं। पहला, एंटिसिपेशन या इंतजार का रोमांच, जब योजना बन रही होती है। दूसरा, खुद वो अनुभव। और तीसरा, मेमोरी या यादें। मनोविज्ञान में इसे रोजी रेट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। ये रोजी रेट्रोस्पेक्शन क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। इसका मतलब है कि समय बीतने के साथ अनुभवों की यादें दिमाग में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। मान लीजिए कि किसी यात्रा के दौरान गाड़ी खराब हो गई थी और उस वक्त बड़ी परेशानी हुई थी। हाँ, उस वक्त तो बहुत गुस्सा आया होगा। बिल्कुल। लेकिन सालों बाद जब वही परिवार साथ बैठकर उस घटना को याद करता है, तो वे उस पर हंसते हैं और वो एक बहुत ही प्यारी और मजेदार याद बन जाती है। अरे वाह, ये तो सच है। इसके विपरीत, अगर गाड़ी खराब होने की जगह कोई महंगा फोन टूट जाए, तो वो कभी अच्छी याद नहीं बन सकता। हमारे अनुभव हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं और रिश्तों को गहरा करते हैं। और रिसर्च भी यही कहती है कि इंसान की लंबी अवधि की खुशी सबसे ज्यादा अच्छे रिश्तों और कृतज्ञता पर निर्भर करती है। लोग महंगी चीजों को नहीं, बल्कि रिश्तों और सच्चे प्यार को याद रखते हैं। एकदम सही। लेकिन मैं यहाँ एक व्यावहारिक सवाल पूछना चाहूंगी। आज की इस तेज तरार दुनिया में जहाँ सफलता का पैमाना ही पैसा है, वहाँ कोई व्यक्ति पैसे से ऊपर अपने समय और अनुभवों को कैसे प्राथमिकता दे सकता है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इसका समाधान इस बात में छिपा है कि हम पैसे का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। क्या हम पैसे का इस्तेमाल खुद को और ज्यादा व्यस्त करने में कर रहे हैं या अपने लिए खाली समय खरीदने में? मतलब पैसे से आजादी खरीदना? एग्जैक्टली। पैसे का इस्तेमाल नई ईएमआई के बोझ के तले दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय पैसे का इस्तेमाल रोजमर्रा के छोटे छोटे तनावों को दूर करने के लिए होना चाहिए। जैसे कि कोई ऐसा काम आउटसोर्स करना जो बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा लेता हो? बिल्कुल। एक क्लासिक उदाहरण है काम पर जाने का सफर। शोध बताता है कि शहर से दूर एक बहुत बड़ा और आलीशान घर खरीदने के बजाय अपने ऑफिस के पास एक छोटा घर लेना इंसान की रोजमर्रा की खुशी को कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि ऐसा करने से रोजाना ट्रैफिक में फंसने का तनाव और घंटों का समय बच जाता है। हाँ, और पैसे का असली काम यही आजादी देना है।
जब पैसा आपको ये चुनने का विकल्प देता है कि आप अपना दिन कैसे बिताना चाहते हैं, तो वो असली खुशी का कारण बनता है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि पैसे को देखने के नजरिए में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। स्रोत में जो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट की बात की गई है, वो क्या है? यहाँ अमीर या गरीब मानसिकता का संबंध बैंक बैलेंस से नहीं है। ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। पुअर माइंडसेट एक ऐसी स्थिति है जिसे मनोविज्ञान में अराइवल फैलेसी कहा जाता है। अराइवल फैलेसी? हाँ, ये वो सोच है जो इंसान को ये विश्वास दिलाती है कि जब बहुत पैसा होगा तब मैं खुश होऊंगा, या जब वो प्रमोशन मिलेगा तब जीवन में शांति आएगी। ये मानसिकता इंसान को वर्तमान में कभी जीने नहीं देती। हमेशा भविष्य की किसी चीज का इंतजार करना। और इसके ठीक विपरीत रिच माइंडसेट होगा, है ना? बिल्कुल। रिच माइंडसेट वर्तमान में रहने की बात करता है। ये मानसिकता इस बात पर जोर देती है कि वर्तमान में जो कुछ भी है उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। तो कृतज्ञता सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार कृतज्ञता दिमाग के न्यूरल पाथवे को बदल देती है, जिससे तनाव कम होता है। रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करता है और उसे एक टूल या औजार मानता है। और इसी से फाइनेंशियल फ्रीडम का सही अर्थ भी समझ आता है। जी, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति हर रोज लग्जरी ब्रांड्स ही पहने। इसका असली मतलब ये है कि जीवन में इतना पर्याप्त या इनफ पैसा हो कि भविष्य की चिंता नींद न उड़ाए। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है लेकिन उस आय को बनाए रखने का दबाव उसे अपने परिवार से दूर कर रहा है, तो वो इंसान स्वतंत्र नहीं है। तकनीकी रूप से वो स्वतंत्र नहीं है। वो अपने ही बनाए हुए एक सुनहरे पिंजरे में कैद है। तो इस सब का असल में क्या निष्कर्ष निकलता है? यही ना कि पर्याप्त होने की ये भावना जीवन में एक संतुलन लाती है। जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक मशीन की तरह पैसा कमाना नहीं हो सकता। काम, सेहत, परिवार और पैसे के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ये संतुलन ही वो सुरक्षित जमीन है जहां इंसान बाहर से शांत और अंदर से सुरक्षित महसूस करता है। जब किसी को ये समझ आ जाता है कि उसके लिए पर्याप्त क्या है, तो वो दिखावे की अंधी दौड़ से अपने आप बाहर आ जाता है। तो अगर हम द करेंसी ऑफ कंटेंटमेंट के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो ये समझ आता है कि पैसे से नफरत मत करो, न ही उसकी पूजा करो। पैसा सिर्फ एक टूल है, एक ईंधन है। हाँ, ये हमें आराम और वित्तीय सुरक्षा देता है जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही ये प्यार, शांति और जीवन के उद्देश्य की जगह कभी नहीं ले सकता। असली अमीर वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जो वास्तव में अंदर से खुश है। खुशहाल जीवन के लिए वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति दोनों का होना आवश्यक है। बिल्कुल, दोनों का ये तालमेली सच्ची संतुष्टि है। आज की इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि अगर कल से दुनिया के बैंक खातों में पैसों की जगह ये गिना जाने लगे कि आपने दिन भर में कितने शांतिपूर्ण पल बिताए, कितनी बार परिवार के साथ बैठकर खुलकर ठहाके लगाए और कितने गहरे अर्थपूर्ण संवाद किए। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेजिनेशन है। तो क्या आप उस नई दुनिया के सबसे अमीर इंसान होंगे या खुद को दिवालिया पाएंगे? अपनी असली बैलेंस शीट पर एक बार जरूर गौर कीजिएगा। ये विचार निश्चित रूप से हर इंसान को अपनी प्राथमिकताओं को एक नए सांचे में ढालने के लिए प्रेरित करेगा। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम अपनी इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये चर्चा जीवन में सही संतुलन बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित होगी।